Hey everyone, मैं हूँ आभा and I am welcoming you to Digital Kaksha. Today's objectives are functions of shall. We will see how shall function and the functions of should. So, first modal verb is shall and we will see how shall expresses various modalities in a sentence. So, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शैल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है. शैल रिप्रेजेंट्स फॉर्मेलिटी एंड पोलाइटनेस. बहुत ही फॉर्मल और पोलाइट होकर जहाँ बात करने की जरूरत होती है वहाँ हम यूज करते हैं शैल. और शैल को जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं, यूजुअली वी यूज शैल विद फर्स्ट पर्सन, दैट इज आई और वी. फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? आई और वी. तो जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं तो ये कौन सी मोडालिटी, कौन सी स्पेसिफिक थीम दिखाता है? कोई सजेशन आप अगर किसी से लेना चाहते हैं तो आप वहां पे शैल यूज कर सकते हैं. या आप कोई फ्यूचर एक्शन कन्वे करना चाहते हैं कि मैं ये खाऊंगा तो आई शैल ईट दिस. आई और वी के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं. किसी ऑफर को दिखाने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ आप शैल यूज कर सकते हैं, या फिर किसी रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए आप फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज कर सकते हैं. यानी कि 4 मोडालिटीज को ये एक्सप्रेस करता है जब हम इसको फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं. अब जब हम इसको सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं तो ये क्या क्या मोडालिटीज दिखाता है? पहला, थ्रेट. अगर हमें किसी को धमकी देनी है, डराना है, तो हम शैल को सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ यूज कर सकते हैं. अब क्यों सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं? क्योंकि इट इज ऑब्वियस दैट यू विल थ्रेट समवन अदर देन यू. अपने आप को तो आप धमकी दोगे नहीं कि ये काम नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता ना. आप किसी सेकेंड या थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट या किसी और को ही धमकी दोगे. इसलिए सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ जब हम शैल यूज करते हैं तो वो थ्रेट को शो करने लगता है. या कमांड भी आप अपने आप को नहीं दोगे, किसी और को दोगे ना. यानी कि रटना नहीं है, समझना है कि शैल कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ यूज होता है, मीनिंग के अकॉर्डिंग. फॉर्मल ऑब्लाइजेशन. जब आपको कहीं पे मॉरल ड्यूटी या ऑब्लाइजेशन शो करना है तो भी आप सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ शैल यूज करते हो. या प्रॉमिस के सेंस में, किसी को एश्योरेंस दिलाने के लिए. प्रॉमिस आप किसी और से करोगे ना, एश्योरेंस किसी और को दोगे ना, तो वहां पे भी सेकेंड थर्ड पर्सन के केस में आप क्या यूज करते हो? शैल. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एक कंडीशन इमेजिन करते हैं कि आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गए, ठीक है, और जब आप वहां गए तो आपको पता चला कि उसके जो फैमिली मेंबर हैं, उसके फादर, मदर और उसकी सिस्टर क्या प्लान कर रहे हैं? एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी. वो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं और आप भी वहां पहुंच गए. तो सबसे पहले आपने उनको क्या एश्योर किया? आई शैल कम टू द बर्थडे पार्टी. आपने उनसे बोला कि मैं बर्थडे पार्टी में आऊंगा. यानी आपने एक फ्यूचर एक्शन को शैल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया. और आपने शैल किसके साथ यूज किया? आई के साथ. और आई और वी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन. फिर जब थोड़ी बात आगे बढ़ी तो आपने सजेशन लिया किससे? उसके फादर और उसके मदर से कि व्हाट शैल वी डू इन इवनिंग. मतलब हम क्या कर सकते हैं शाम को, या हमें क्या करना चाहिए शाम को. तो दिस इज अ टाइप ऑफ सजेशन और एडवाइस जो आप फॉर्मली, अब आपसे बड़े हैं, आप उनको ज्यादा जानते भी नहीं हो, तो आप बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही फॉर्मली उनसे पूछेंगे कि हम शाम को क्या कर सकते हैं. और आपने यहाँ पे वी के साथ शैल यूज किया. नेक्स्ट, फिर जब आपने उनसे ये पूछा, आपने अपना जेस्चर दिखाया, तो उसकी जो सिस्टर थी उसने आपसे पूछा, शैल आई गेट यू समथिंग टू ईट? क्या भैया मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आऊं? तो उसने भी आपसे बहुत ही फॉर्मल और पोलाइट तरीके से आपको ऑफर किया कि क्या आप कुछ खाओगे? तो आपने क्या आंसर दिया? नहीं, मुझे कुछ खाना नहीं है. शैल आई गेट कॉफी? क्या मुझे कॉफी मिल सकती है? तो आपने उससे क्या करी? आपने उससे रिक्वेस्ट करी. वो आपसे खाना पूछ रही थी लेकिन आपने उससे कहा कि नहीं, मुझे खाना नहीं चाहिए, अगर आप मुझे कॉफी ला के दे सकते हो तो आप मुझे कॉफी लाकर दे दो. ओके, इतना हो गया.
फिर क्या हुआ, ये चारों यूजेस हम लोगों ने देख लिए कि हाउ कैन वी यूज शैल विथ फर्स्ट पर्सन विथ डिफरेंट मोडालिटीज। अब हम देखते हैं कि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम कैसे उसको यूज करेंगे। तो आप लोगों ने डिस्कशन किया, उसके बाद उसके जो फादर और मदर थे उन्होंने अपनी डॉटर को कमांड दिया। क्या कमांड दिया, यू शैल गो नाउ एंड प्रिपेयर कॉफी, कि अब तुम यहाँ से जाओ और कॉफी प्रिपेयर करो जाके। ओके, फिर अब बचे 3 लोग, उसके फादर, मदर और आप। तो आपने उनको एश्योर किया, आपने उनको प्रॉमिस दिया कि आप अपना बेस्ट एफर्ट दोगे और जो आपको समझ में आएगा आप वो करोगे। तो आपने उनसे क्या सेंटेंस बोला, He shall get an awesome gift in the party। आपने उनसे बोला कि अंकल और आंटी आप चिंता मत करो, उसको पार्टी में बहुत अच्छा लगेगा और उसको एक बहुत अच्छा सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। तो आप क्या कर रहे हो, अंकल और आंटी को आप एश्योर कर रहे हो, उनको प्रॉमिस कर रहे हो। और जब भी आप उनको प्रॉमिस कर रहे हो तो आप सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज कर रहे हो, देखिए आपने ही के साथ शैल यूज किया, यू के साथ शैल यूज किया। क्यों, क्योंकि जब हम सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ शैल यूज करते हैं तो वो कमांड शो करता है, प्रॉमिस शो करता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फिर उनकी जो मदर थी उन्होंने आपको बताया कि एक रूल प्रोवाइड किया गया है, एक रूल सर्कुलेट किया गया है, किसकी तरफ से, जो होटल मैनेजमेंट है उसकी तरफ से। क्या रूल, गेस्ट शैल एंटर थ्रू गेट नंबर 1, कि जितने भी गेस्ट हैं उनको कौन से गेट से जाना है, गेट नंबर 1 से ही अंदर जाना है। तो ये क्या हो गया कि जब कोई ऑफिशियल ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी या रूल की बात आ जाती है तो वहाँ पे ऑब्लाइजेशन आ जाता है। अब एक होटल मैनेजमेंट है, उसके फिक्स्ड रूल्स होंगे ना कुछ, या कोई स्कूल होता है, कोई हॉस्पिटल होता है, कोई इंस्टीट्यूशन होता है, उसके अपने फिक्स रूल्स होते हैं। तो उनको फॉलो करने के सेंस में हम ऑब्लाइजेशन लेते हैं और वहाँ पे शैल का यूज करते हैं। अब आगे वो क्या कहते हैं, उन्होंने ये बात अपनी कन्वे कर दी कि गेट नंबर 1 से ही गेस्ट अंदर जाएंगे। और उनके जो फादर थे उन्होंने बोला यू शैल अबाइड बाय रूल्स ऑफ पार्टी हॉल। उन्होंने बोला और बेटा आपको भी पार्टी हॉल के रूल्स फॉलो करने हैं। तो इतनी सारी बात समझ में तो आ गई आपको, लेकिन अब आपने उनसे पूछा कि इतने रूल्स हैं क्यों। तब उन्होंने बताया कि ये जो होटल है इसमें थोड़े दिन पहले एक बर्थडे पार्टी थी और वहाँ पे क्या हो गई थी, थेफ्ट, चोरी हो गई थी। तो फिर आपने बोला अच्छा, तो फिर वो बोले पर चिंता की कोई बात नहीं है, दे शैल बी पनिश्ड सून। कौन, जो थीफ है। तो ये देखिए ये क्या हो गया, थ्रेट यानी धमकी, कि जिन्होंने भी चोरी करी है उनको सजा मिलेगी। तो इस तरीके से we have seen that how can we use shall in various conditions with first person as well as with second and third person। और shall का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, shan't, इसको हम shan't बोलते हैं। आगे देखते हैं will, should। तो should जो होता है बेसिकली पास्ट फॉर्म होता है shall का, जैसा कि हम उसको कंसीडर करते हैं पास्ट फॉर्म की तरह। और वो और क्या क्या चीजें शो करता है, वो शो करता है एडवाइस। जब हम किसी से एडवाइस ले रहे होते हैं या किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं, दोनों ही कंडीशंस में वी कैन यूज शुड। कंडीशनल सेंटेंसेस में जैसे कुड, माइट, कंडीशनल सेंटेंसेस दिखाते थे, रिप्रेजेंट करते थे, उस तरीके से शुड भी करता है। जब हम किसी को कोई चीज रिकमेंड कर रहे होते हैं किसी रिकमेंडेशन के लिए, तो भी हम वहां पे शुड यूज कर सकते हैं। और ऑब्लाइजेशन और ड्यूटी के लिए ये तो बहुत ही जनरल है। और एक्सपेक्टेशन के लिए, जब आप किसी इंसान से किसी चीज से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस सेंस में भी हम शुड यूज कर लेते हैं। और सबसे लास्ट, जब भी हम लेस्ट का यूज करते हैं तो उसके बाद हम शुड यूज करते हैं टू एक्सप्रेस फियर, डर को दिखाने के लिए। नाउ वी विल सी एग्जाम्पल थ्रू विच वी कैन क्लियर आवर कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा है कि एक लड़का है, वो एक दूसरे लड़के से फोन पे बात कर रहा है और दोनों फ्रेंड्स हैं। अब सेंटेंस पढ़ते हैं।
तो सपोज इसको हम मान लेते हैं रोहन और इसको मान लेते हैं सोहन, ठीक है। जो रेड में है वो रोहन। तो अब रोहन क्या कह रहा है, आई शुड हेल्प माई फ्रेंड। मान लीजिए रोहन अपनी मम्मी से कह रहा है आई शुड हेल्प माई फ्रेंड, तो वो ये किस सेंस में कह रहा है कि ये उसकी ड्यूटी है, वो फ्रेंड है और फ्रेंड की हेल्प करना क्या हो जाती है, ड्यूटी। तो उसकी मम्मी उसको लेटा हुआ देखती है और कहती है यू शुड नॉट बी लेजी फर्स्ट, पहले तो तुम आलस छोड़ो, यानी तुमको लेजी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बात किसकी आ गई, ऑब्लाइजेशंस की, ऑब्लाइजेशन की। क्यों, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आ गई ना। ये देखिए इस तरीके से हमने देखा कि शुड कैसे ड्यूटी दिखाता है और कैसे ऑब्लाइजेशन दिखाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। राम शुड कॉल मी एज हिज इंटरव्यू इज गोइंग टू स्टार्ट। ये जो दोस्त है इसका नाम है राम और ये रोहन हमने मान लिया था। तो राम शुड कॉल मी, अब ये सोच रहा है कि राम को मुझे अभी तक कॉल करनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि उसका इंटरव्यू तो स्टार्ट होने वाला है। यानी कि देखिए यहाँ आ गया एक्सपेक्टेशन, यानी कि रोहन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि राम उसको कॉल करे। क्यों, क्योंकि हो सकता है कुछ डील हुई हो पहले कि जब तुम्हारा इंटरव्यू शुरू होने वाला हो तो तुम मुझे कॉल करना, पर अभी तक उसकी कॉल आई नहीं है। तो ये क्या शो कर रहा है, एक्सपेक्टेशन। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। फिर ये इसको कॉल करता है और बोलता है हाँ तुमने कॉल क्यों नहीं करी, ये वो। फिर वो बताता है अरे भाई मैं बहुत नर्वस था। तो फिर ये इसको क्या देता है, रिकमेंडेशन, टिप्स। व्हेन यू गिव इंटरव्यू, जब तुम इंटरव्यू देना, यू शुड यूज सिंपल लैंग्वेज टू मेक इट इफेक्टिव। तो तुम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बोलना, ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज मत बोलना। तो क्या किया, रोहन ने एक रिकमेंडेशन दी, किसको, राम को। ओके, आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ, फिर जो राम है वो रोहन से एडवाइस ले रहा है। कैसे एडवाइस ले रहा है, शुड आई यूज इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलूं। फिर देखिए आगे, अब रोहन क्या कहता है, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई शुड यूज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, मैं तो इंग्लिश भी बोलता, मैं तो हिंदी भी बोलता। अब देखिए ये क्या शो करने लगा, ये कंडीशन शो करने लगा कि मैं कब दोनों लैंग्वेज यूज करता, जब मैं तुम्हारी जगह होता। ओके, फिर देखिए, फिर रोहन क्या कहता है, गिव योर इंटरव्यू केयरफुली, अपना इंटरव्यू, देखिए क्या कह रहा है, अपना इंटरव्यू केयरफुली देना, लेस्ट यू शुड मिस एनी पॉइंट, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कोई पॉइंट ही मिस कर दो। तो देखिए यहाँ पे क्या शो हुआ, फियर शो हुआ, डर। किस चीज का डर, कि कहीं तुम कोई पॉइंट मिस ना कर दो। तो जब भी कोई भी सेंटेंस में हमको फियर शो कराना होता है तो हम लेस्ट के बाद, ये जो लेस्ट लिखा हुआ है, लेस्ट के बाद हमेशा क्या यूज करते हैं, शुड। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर टू ऑल, and this is all for today. Thanks for watching.